हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस डी कोड बाई शकील सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अप्रैल 2026 का करंट अफेयर हम कवर कर रहे थे। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर की मंथली मैगजीन में विजन आईएएस की मंथली मैगजीन हमने डिसाइड किया है कि हम कवर करेंगे और 2027 के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वैसे तो हमें जनवरी 2026 से पढ़ लेना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमें अप्रैल से लेकर मई 2027 तक का करंट अफेयर करना चाहिए। तो अप्रैल का करंट अफेयर हमने इस सीरीज में अभी तक शुरू किया है। इससे पहले एक लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड अप्रैल की मैगजीन में जो करंट अफेयर था उसको डिटेल में समझ लिया था, पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट को कंप्लीट करेंगे और जैसे हमारा अप्रैल का महीना ये करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, पूरी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं ये सोच रहा हूं कि हम जनवरी से मार्च तक का भी करंट अफेयर एटलीस्ट कवर कर लें ताकि किसी भी तरह की प्रिपरेशन में लैक हमारे ना रह जाए, है ना। एकदम पूरी तरह से तैयार होकर जाना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और अभी आपको पता है कि अच्छा खासा टाइम हमारे पास है, बहुत कुछ भागदौड़ हमें नहीं करनी है, सारी चीजों को एक अच्छी स्पीड में पढ़ते हुए हमें चलना है। तो जनवरी से हम करंट अफेयर को कवर करेंगे। अप्रैल का जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में हम जनवरी से मार्च और फिर मई से शुरू करते हुए करंट अफेयर शुरू करेंगे। ये हमारा सेकेंड सेशन है आईआर से रिलेटेड। अप्रैल 2026 की विजन की मैगजीन में जो भी खबरें थी सारी यहां पर कवर करेंगे। यहां कवर करने से आपका सिर्फ इतना फायदा है, देखिए आप मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं, यहां कवर करने से आपका इतना फायदा है कि लगभग उतने ही टाइम में हम थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर वे में चीजों को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी सेशन होता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अप्रैल की करंट अफेयर की मैगजीन में दो मुख्य बातें थी जिनमें हमें भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों को थोड़ा सा देखना था, एनालाइज करना था। कौन कौन से संबंध, मतलब में हमारे संबंधों में प्रगाढ़ता कितनी है, चुनौतियां कौन सी है और आगे बेटर करने की क्या क्या जरूरत है, उन सब के बारे में देखना है। दूसरा, इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है या जो उसका महत्व है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है मेंस के पर्सपेक्टिव से ये वाला टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत नेपाल संबंधों से भी ज्यादा। तो ये दो बड़ी न्यूज है जिसके बारे में हमें बात करनी है। उसके बाद बहुत सारी प्रीलिम्स ओरिएंटेड छोटी छोटी न्यूज है, उनको भी हम देख लेंगे। जीएस डी कोड बाई शकील सर आप देख रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को पूरा अच्छे से देखिए, हमारी जो भी सीरीज चल रही है इस पर, तो उसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फीडबैक वगैरह दीजिए। और अगर किसी भी सेशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको हर सेशन के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाती है, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए पहला सेशन, पहला टॉपिक अगर हम बात करें तो भारत नेपाल हिमालयी परिदृश्य और सीमा की रूपरेखा वगैरह को आपको देखना है। नेपाल हमारा यहाँ पर है, आप सभी को पता है कि भारत के 5 राज्य नेपाल से अपनी बाउंड्री टच करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य है। पूछ लिया जाता है लगभग 1700 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा हमारी लगती है नेपाल से। हमारी बॉर्डर कैसी है? ओपन बॉर्डर है। नेपाल के साथ में हमारी जो सीमा है वो ओपन है, मतलब में वो आपको पासपोर्ट लेके नहीं जाना है, वहां पर कोई बैरिकेडिंग वगैरह नहीं होती है, ओपन है, आप जा सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह दिखाकर आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के आप स्वतंत्र आवागमन यहां पर कर सकते हैं। हाँ, 4 चेक पोस्ट बनी हुई है भारत और नेपाल की बॉर्डर पर, ताकि लोगों को प्रॉपर चेक तो किया जा सके किस इंटेंशन से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, है ना, क्या वजह है जाने की। तो 4 जगह पर भारत और नेपाल की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चेक पोस्ट बनी थी बीरगंज में, नेपाल में, आईसीपी, फिर विराटनगर, फिर नेपालगंज और भैरवा। ये 4 चेक पोस्ट है जो इंडिया और नेपाल की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रूप में जानी जाती है। इनके बारे में भी आपको पता
होना चाहिए। हमारे संबंधों की अगर आप बात करेंगे तो भारत 1947 में आजाद होता है और उसके बाद भारत द्विपक्षीय संबंधों को स्थापित करना शुरू करता है। तो भारत और नेपाल के बीच में 1950 में एक संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950, है ना। यही संधि भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों का आधार आप कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 1950 में दोनों देशों के मध्य संधि हुई। किसी भी एग्जाम में वन लाइनर में या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इससे बन सकता है। इसके अलावा भारत और नेपाल और कौन कौन से क्षेत्रीय संगठनों का हिस्सा है या क्षेत्रीय परियोजनाओं का हिस्सा है, तो आप देखते हैं सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें पाकिस्तान भी है जो कि अड़ंगा लगाता रहता है और इसकी जो प्रैक्टिकलिटी थी, व्यवहारिकता थी, कहीं ना कहीं लगभग समाप्त हो चुकी है। और इसका बड़ा हाथ है पाकिस्तान का, क्योंकि कोई भी इनिशिएटिव लेकर आते हैं, भारत जो बात कहता है पाकिस्तान उससे उल्टी ही बात करता है। तो इसकी जो महत्व है कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने घटा दिया है। हालांकि भारत और नेपाल दोनों इसका हिस्सा रहे हैं। फिर हम बिम्स्टेक लेकर आए। अब सार्क का महत्व कम होता जा रहा है। देखिए, मैं साइड में दूसरी बातें आपको बताता जा रहा हूं, एक अंडरस्टैंडिंग आपको देता जा रहा हूं अपने सब्जेक्ट की, आपके इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं टॉपिक को से रिलेटेड इर्द गिर्द की जो बातें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। सेशन लेने का यही फायदा होता है। बाकी पीडीएफ में तो सारी कुछ बातें लिखी हुई है, आप वहां से देख ही सकते हो, है ना। फायदा जब हो अगर कोई सेशन लेने का तो ही देखना चाहिए। और यहां पर है, देखिए आप एक ट्रेंड देखेंगे कि भारत के क्षेत्रीय संगठनों के तौर पर सार्क का महत्व लगातार कम होता जा रहा है और बिम्स्टेक का महत्व बढ़ता जा रहा है। रीजन एक ही है, अड़ंगा डालने वाला पाकिस्तान बिम्स्टेक में नहीं है ना। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, तो क्षेत्रीय संगठनों में बिम्स्टेक का महत्व लगभग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसका एक रीजन है पाकिस्तान जैसा फरेबी देश, परेशान करने वाला देश इसका हिस्सा नहीं है। तो भारत इसको थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे रहा है। कभी पर्सपेक्टिव, कभी एग्जाम में, मेंस में इस तरह की बात लिखनी पड़े तो आपको आइडिया होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए सार्क के महत्व की बात की ना, 2015 में भारत के द्वारा एक प्रपोजल लाया गया था सार्क में। भारत ने कहा था कि यार सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट लेकर आते हैं, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट लेकर आते हैं, है ना। कहां पर? सार्क के अंदर 2015 में। तो क्या करेंगे इससे? भाई इससे यह होगा कि जिन देशों की लैंड आपस में जुड़ी हुई है, भूटान इंडिया, नेपाल इंडिया, बांग्लादेश इंडिया, है ना, उन देशों से जो ट्रक, जो यात्रियों की निजी गाड़ियां, परिवहन गाड़ियां वो आएंगी, उनको बिना रोक टोक के मामूली सी जांच के बाद में आप क्या करने देंगे? दूसरे देशों में गुजरने देंगे। यार बात तो ठीक है, लेकिन अड़ंगा डाला किसने? पाकिस्तान ने। तो अब पाकिस्तान को तो साइडलाइन करना ही था। तो 2015 में भूटान की राजधानी थिम्फू में 4 देशों के मध्य एक एग्रीमेंट पर साइन किए गए, जिसे कहा जाता है BBIN, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, राइट। और BBIN का मतलब क्या है? BBIN का मतलब है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, यानी इन 4 देशों के मध्य एक मोटर वाहन समझौता किया गया। आपको ध्यान ये रखना है इस समझौते के अंतर्गत बात क्या है। फॉर एग्जांपल यार, भारत को क्या फायदा है? भारत को फायदा यह है कि कलकत्ता से या भारत के किसी भी मेनलैंड से अगर हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ कोई सामान भेजना होता था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो आपको क्या करना होता था? वो जो छोटा सा 32 किलोमीटर का चिकन नेक वाला एरिया है ना, उससे होते हुए जाना पड़ता था, क्योंकि भारत नॉर्थ ईस्ट से जो जुड़ा हुआ है, चिकन नेक के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो बहुत लंबा रास्ता क्रॉस करके आपको जाना पड़ता था। अब क्या होगा? भारत को इस तरह से चिकन नेक से जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए वहां पर पहुंच जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ? पहले आपको लगभग 1600 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता था, अब आपको 540 किलोमीटर का रास्ता ही तय करना पड़ेगा। तो आधी से भी कम हो गई दूरी, है ना। नेपाल और भूटान को फायदा क्या है? नेपाल और भूटान है लैंड लॉक्ड कंट्रीज, समझते हैं ना आप।
यानी इनके पास समुद्री सीमा नहीं है, समुद्री बाउंड्री नहीं है, तो इनके पास कोई बंदरगाह नहीं है। तो जब इन्हें अपने सामानों को निर्यात करना होगा तो ये कैसे करेंगे? तो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट से अपने देशों से सामान भरेंगे ट्रकों में और भारत के या बांग्लादेश के किसी बंदरगाह पर लाकर वो डायरेक्ट लेकर आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो उनके लिए सरल है, बांग्लादेश के लिए भी ऐसा ही मामला है। तो ये सारा एक एग्रीमेंट किया गया 2015 में थिम्फू में। एक पेज आपको ध्यान रखना है, भूटान की संसद ने कहा कि देखो, आपको पता है कि भूटान एनवायरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर कंट्री है ना, ग्रीन हैप्पीनेस वगैरह के बारे में भी ये बात करते हैं। तो भूटान की संसद ने कहा कि यार ये जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को अगर हम रेटिफाई कर देंगे, बात समझना, सिग्नेचर तो किए हुए हैं, इस एग्रीमेंट का हिस्सा तो है भूटान, लेकिन भूटान ने कहा कि हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, इसके अलावा हमारा जो क्षेत्रीय परिवहन है उसको नुकसान होगा। तो भूटान ने अभी तक इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो जनरली ये एग्रीमेंट, ये पूरा मोटर वाहन समझौता है, ये आपको बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया के बीच में तो बहुत स्मूथली चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन भूटान ने अभी तक एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं, अनुमोदन नहीं किया है। हिंदी में अगर आप कहेंगे तो अनुमोदन नहीं किया है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, आई होप आपको समझ में है। इसके अलावा हमारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो 2015 में COP21 है ना, पेरिस जलवायु समझौते के दौरान ही भारत ने फ्रांस की सहायता से, भारत और फ्रांस के ने सहयोग करके ISA की स्थापना की थी। तो नेपाल भी इसका क्या है, एक सदस्य देश है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप मैं आपको चीजें समझा पा रहा हूं। अब हम थोड़ा सा भारत और नेपाल की स्पेसिफिक इकोनॉमी की बात करते हैं। तो जब आप बात करते हो नेपाल के व्यापार का, तो नेपाल जितना भी माल एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा माल भारत आता है ना। तो आप इस लाइन को समझिए कि नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य, यानी नेपाल अपना माल सबसे ज्यादा कौन से देश को निर्यात करता है, तो वो भारत को निर्यात करता है। तो नेपाल के लिए भारत की इंपोर्टेंस समझ में आई। और भारत के लिए नेपाल की इंपोर्टेंस क्या है? एक तो तिब्बत से बफर स्टेट के रूप में काम करता है ना, तो हमारे चाइना के साथ डायरेक्ट क्लेश को कहीं ना कहीं रोकने का काम करता है। और भारत का पड़ोसी देश है, तो भारत चाहता है कि हमारे पड़ोसी देशों में स्थिरता बनी रहे। तो इस वजह से भी क्या है, इंपोर्टेंस हमारे लिए है। भारत क्या क्या निर्यात करता है? पेट्रोलियम उत्पाद है, आयरन एंड स्टील है, अनाज है, वाहन है, मशीनरी है, इन सब का निर्यात भारत करता है। नेपाल हमें क्या देता है? नेपाल हमें एडिबल ऑयल, खाद्य तेल देता है, कॉफी, चाय, जूट, इन सब का निर्यात नेपाल क्या करता है? हमें करता है। आपको जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें ध्यान रखनी है, वो ये है, भारत और नेपाल के बीच में कुछ रेल नेटवर्क बनाए गए हैं, रेल कनेक्टिविटी परियोजनाएं बनाई गई हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप होमवर्क के रूप में ये काम कर पाए कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो रेल कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं, रेलवे कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं, उनको अगर आप कवर कर लेंगे फाइंड करके तो बेहतर रहेगा। हालांकि मैंने आप लोगों से एक वादा ये किया हुआ है कि पूरे साल भर में हम विजन की मैगजीन से जो भी करंट पढ़ेंगे, उस करंट के अंदर हमें जो ऐसा लगेगा कि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, मैं आप लोगों को जरूर कवर कराऊंगा। लेकिन मैं ये वादा नहीं करता हूं आपसे कि कल ही आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्या नहीं, हो सकता है 4 महीने 5 महीने हम केवल इस करंट को कवर करें, और जब प्रीलिम्स हमारा नजदीक होगा, मैंने सारा कुछ इस डायरी में लिखा हुआ है ना, कि कौन से टॉपिक आपको कवर करवाने। जब प्रीलिम्स नजदीक होगा तो मैं आपको फिर वहां पर कवर करवाना शुरू करूंगा। अभी आपका फर्ज क्या बनता है कि जब यहां से पढ़ ही रहे हैं तो अपने नोट में शामिल करो कि इंडिया नेपाल के बीच में जो कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं उनको कवर करना है। और जैसे ही क्लास खत्म होती है, गूगल पे जाओ या चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी को बोलो कि मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूं और मुझे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंडिया नेपाल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दे। वो एकदम आराम से आसान भाषा में आपको बता देगा। तो आपको ये देखना है,
पहली कनेक्टिविटी परियोजना कौन सी थी? जयनगर, बिजलपुरा, बर्दीबास, है ना। इसके अलावा जोगबनी विराटनगर है और रक्सौल से काठमांडू तक भी आपको देखने को मिलती है। एक पेट्रोलियम पाइपलाइन है इंडिया और नेपाल के बीच में, मोतीहारी से अमलेखगंज के बीच में। दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन इसे कहा जाता है, 2019 में ये बनी थी, राइट। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया रखना है, ठीक है। आगे चलें अगली स्लाइड में। और क्या क्या है, साझेदारी के उभरते क्षेत्र कौन कौन से हैं? आप देखोगे कि जल विद्युत और कूटनीति में अभी 2024 में भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसमें अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट जल विद्युत निर्यात का समझौता है। यानी भारत को 10,000 मेगावाट जल विद्युत का निर्यात करेगा नेपाल, यह समझौता हुआ है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच में कोसी नदी को लेकर, गंडक नदी को लेकर, महाकाली नदी को लेकर भी वेरियस समझौते हो रखे हैं। आपको पता है भारत में यूपीआई चलता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। और यूपीआई अपने आप में विश्व की बहुत एडवांस एंड सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है, राइट। और इसको इनिशिएट किया है किसने? भारत ने। हमारी जो एनपीसीआई है, भारत की नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये शानदार इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो हम चाह रहे हैं कि दूसरे देशों में भी इसका फायदा मिले और इससे क्या होगी? भारत की डिप्लोमेसी बेहतर होगी। सिंपल सी बात है यार। तो हमने नेपाल में एक फैसिलिटी चलती है फोन पे, देखो हमारे यहाँ पर जो चलता है वो फोन पे है और नेपाल में FONEPAY चलता है। तो नेपाल के फोन पे QR के बीच में यूपीआई के साथ में हमने इंटरऑपरेबिलिटी भी शुरू की है 2024 में। तो आपको ध्यान रखना है कि यूपीआई, अच्छा अभी जाके ये सर्च करना कि भारत ने कौन कौन से देशों के साथ यूपीआई समझौता किया हुआ है, मतलब अब कौन कौन से देशों में भारत का यूपीआई चलेगा। दूसरी चीज आपको देखना है, भारत में रुपे कार्ड चलता है ना, तो कौन कौन से देशों के साथ भारत ने रुपे कार्ड का समझौता किया हुआ है। प्रीलिम्स में इस तरह के स्टेटमेंट बनते हैं दोस्तों। मेरी एक बात मानोगे, कमेंट सेक्शन में बता दोगे भारत के यूपीआई और रुपे कार्ड के समझौतों के बारे में? प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। इसके अलावा क्या है, भारत की सेना में अगर आप देखते हैं तो 32,000 गोरखा हमारे रेजिमेंट होती है अलग से, तो 32,000 नेपाली गोरखा सैनिक हमारे सेना में शामिल हैं। तो आप दोनों देशों के संबंधों की प्रगाढ़ता को समझ सकते हैं, है ना। दोनों देशों के बीच सूर्य किरण जैसा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था और जब कोविड जैसी समस्या थी, तो भारत सबसे पहले सहायता प्रदान करने वाले देशों में शामिल था, है ना। दोनों देशों में स्वदेश दर्शन योजना चलाई जा रही है, जिससे बौद्ध और रामायण सर्किट में लुम्बिनी और जनकपुरी तक यात्रा की जाती है, नेपाल तक। तो हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं, लेकिन चुनौतियां क्या है? क्या केवल बेहतर है संबंध या कुछ कुछ चुनौतियां भी आती रहती है? नेपाल में आपको राजनीतिक अस्थिरता बहुत देखने को मिलती है। और देखो दोस्तों, जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है ना, तो वो देश ना तो अपना आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, ना तो नेपाल अपने ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, है ना, एजुकेशन पर, हेल्थ सर्विसेज पर ध्यान क्रिएट कर पाएगा, और ना ही वो दूसरे देशों से अपने संबंधों की प्रगाढ़ता को बनाए रख पाता है। तो नेपाल में लंबे समय से आपको राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती रही है। अभी आपने जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद में नई सरकार का गठन देखा, राइट। तो नेपाल में ये चीजें 2008 में जब राजशाही की समाप्ति हुई थी, उसके बाद से लगातार अस्थिरता देखी जा रही है। 2014 से अब तक राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के स्तर पर 17 उच्च स्तरीय दौरे, मतलब में 17 बार हलचल आपको देखने को मिल चुकी है। इस तरह की बातें आपको ध्यान रखनी है। चीन का बढ़ता प्रभाव, चीन नेपाल को अपने प्रभाव में लेता जा रहा है। 2015 के व्यापार अवरोध के बाद नेपाल का चीन की ओर झुकाव हुआ है। 2015 में एक्चुअली हमारी नेपाल से थोड़ी सी क्लैशिंग हो रही थी, तो हमने कुछ
ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे नेपाल के साथ में। उसके बाद में सीधी सी बात है यार, नेपाल का झुकाव चीन की तरफ हो गया है ना। 2017 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेपाल शामिल हो गया, तो ये भी एक बड़ी समस्या है हमारे साथ में। तो हमें नेपाल को अपने सपोर्ट में इसलिए भी रखना पड़ेगा क्योंकि अगर हम नेपाल को और भूटान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो चीन की गोद में चले जाएंगे। और चीन तो यही क्या कर रहा है, इसी ताक में बैठा है कि यार भारत का कुछ बिगड़े और हम हमारी रोटी सेके। समझ रहे हो बात को। इसके अलावा परियोजनाओं में देरी, देखो इंडिया की एक बड़ा इशू है। एक्चुअली क्या है, हम भी तो यार डेवलपिंग कंट्री है, हमारी इकोनॉमी ठीक है, दुनिया के बहुत सारे देशों के मुकाबले काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन हम भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं नहीं, एफिशिएंट बहुत ज्यादा है नहीं। तो क्या होता है कि जब हम पड़ोसी देशों में कोई परियोजनाएं शुरू करते हैं, घोषणा करते हैं, तो उनको कंप्लीट करने में हमारे पास हम टाइम से पैसा दे ही नहीं पाते, टाइम से कंप्लीट कर ही नहीं पाते। तो वो जो देरी होती है वो भी फिर वो देश क्या है, दूसरे देश की तरफ देखता है, राइट। तो इसके दो रीजन है परियोजनाओं में देरी होने का। एक तो नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, हमारे छोटे मोटे मतलब सीमा विवाद वगैरह चलते रहते हैं। दूसरा भारत की तरफ से भी थोड़ा डिले इनमें हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि हमारी सीमा खुली है तो पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में घुसने के लिए नेपाल की बॉर्डर का यूज करते हैं, नकली भारतीय मुद्रा को प्रसारित करने के लिए, तस्करी करने के लिए नेपाल की बॉर्डर का यूज किया जाता है। तो हमें वैसे भी चौकन्ना तो रहना पड़ता है ना। नए विवाद कौन से उभर कर आए हैं, अभी हमने जो अग्निपथ योजना शुरू की उसमें फिर नेपाल ने क्या किया कि भाई हम हमारे गोरखा सैनिकों को नहीं भेजेंगे इस तरह के सिस्टम, ठीक है। और नेपाल सरकार के द्वारा भारतीय माल पर 100 नेपाली रुपयों से अधिक के मूल्य पर सीमा शुल्क लगाने का विवाद भी उत्पन्न हो गया है। भाई अगर कोई भारतीय या कोई व्यक्ति नेपाल से 100 नेपाली रुपयों से ज्यादा का माल लेकर आता है तो उस पर सीमा शुल्क कस्टम लगा दी जाएगी, है ना। तो ये भी एक नया मुद्दा शुरू हो गया है भारत और नेपाल के बीच में। तो ये चुनौतियां हमारे बीच लगातार बनी हुई हैं। इसके अलावा 1816 की वो सुगोली संधि जिसमें यह कहा गया था कि महाकाली नदी के उद्गम से पूर्व का जो क्षेत्र है वो नेपाल का है और पश्चिम का जो क्षेत्र है वो भारत का है। तो इसमें क्या है, दिक्कत ये है, दोनों देश मानते हैं महाकाली नदी को लेकर दोनों देश ये मानते हैं कि चलिए 1816 में संधि हुई थी सुगोली की, पूर्व का क्षेत्र नेपाल का है, पूर्व का क्षेत्र नेपाल का और पश्चिम का क्षेत्र भारत का, राइट। दोनों देश ये बात मानते हैं। मुद्दा यह है कि दोनों देश महाकाली नदी के उद्गम स्थल को अलग अलग मानते हैं। उद्गम स्थल को मानने में एक रूपता नहीं है। नेपाल उस स्थल को मानता है जहां से नेपाल वाले क्षेत्र में ज्यादा हिस्सा आ जाता है और इंडिया उस स्थल को मानता है जिसमें लिम्पियादूरा और ये काला पानी वाले रीजन क्या है आपको इंडिया वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो वहां पर मसला है। अब इंडिया कहता है कि हमने सुगोली की संधि में जो पॉइंट बता रखा था उसको माना हुआ है, नेपाल कह रहा है कि हम उसको मान रहे हैं, है ना। तो ये सारा मुद्दा है। और फिर अभी नेपाल ने जब अपना मानचित्र जारी किया तो काला पानी, लिम्पियादूरा और लिपुलेख को अपने क्षेत्र में दर्शाया। इसके बाद भारत ने ऑब्जेक्शन उठाया था और ये ऑब्जेक्शन उठता है सुगोली की संधि वाले रीजन के कारण ही, ठीक है। फिर 2025 में भारत और चीन के द्वारा लिपुलेख के दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की गई। इससे विवाद को फिर से हवा मिल गई है, फिर से देशों के बीच में गर्मा गर्मी की स्थिति बन गई है। तो ये वाली सारी बातें हैं। आगे हमें क्या किया जाना चाहिए, देखो चीनी चुनौती को देखते हुए, चीनी चुनौती, ये पेन नजर आ रहा है ना आपको, व्हाइट ही में रख रहा हूं क्योंकि पहले मेरे से ये गलती हुई कि मैं रेड यूज कर रहा था, इनमें थोड़ा डार्कर यूज कर रहा था। तो जब मैंने बाद में क्लास रिव्यू की तो उसमें वो नजर नहीं आ रहा था, एक दो लोगों ने बताया भी। येलो भी वैसे अच्छे से नजर आता है। चीनी चुनौती के कारण भारत को नेपाल के साथ हमेशा शांति, है ना, पीस डिप्लोमेसी या क्वाइट डिप्लोमेसी ही अपनानी चाहिए। भारत नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाता आया है और भारत आक्रामक प्रतिक्रिया से बचते हुए शांति, पीस डिप्लोमेसी की तरफ इसे आगे बढ़ना चाहिए। जब भी आप सजेशन दोगे इसी तरह का दोगे। हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वास्थ्य, शिक्षा,
इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं शुरू की करनी चाहिए। नेपाल में हमें ये हाई इम्पैक्ट वाली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए। इसके अलावा नेपाल में ज़ेनजी आंदोलन के नेतृत्व में आ रहा बदलाव एक समावेशी और स्थिर राजनीतिक माहौल का अवसर प्रदान करता है जो दीर्घकालिक संबंधों के अनुकूल है। तो ज़ेनजी के बाद में जो नेपाल में गवर्नमेंट बनी है वो थोड़ी ज्यादा इंक्लूसिव और स्टेबल नजर आ रही है, तो हो सकता है हम उसके साथ एक बेटर रिलेशन वापस फिर से शुरू कर पाए। राइट, ये सारी बातें हैं। अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक। पहला टॉपिक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड टॉपिक मैं कह रहा हूं आपके मेंस पर्सपेक्टिव से और इवन प्रीलिम्स के नजरिए से भी हिंद महासागर क्षेत्र अपने आप में, इंडियन ओशन रीजन अपने आप में एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला, बहुत हाई वेटेज वाला टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो यहां पर एक करेक्शन कीजिएगा, ये 2026 है ना, 2024 नहीं है। हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था, संपन्न हुआ है। आयोजक कौन है? इंडिया फाउंडेशन। हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत एक्चुअली 2016 में इंडिया फाउंडेशन के द्वारा अन्य क्षेत्रीय थिंक टैंकों के साथ में मिलकर की गई थी। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस, है ना। हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन को अपनाना। महत्व की बात करें अगर इंडियन ओशन रीजन की, तो आप देखते हैं पश्चिम में, इसके पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में मलक्का जलडमरू मध्य और ऑस्ट्रेलिया तक हिंद महासागर क्षेत्र का विस्तार है। उत्तर में भारत और दक्षिण में अंटार्कटिका है। लगभग 36 देश इसमें शामिल हैं। लगभग 35% वैश्विक जनसंख्या, विश्व की जितनी भी जनसंख्या है अगर 100 है तो 100 में से 35 लोग इंडियन ओशन रीजन में निवास करते हैं और विश्व की लगभग 40% तट रेखा इसी क्षेत्र में अपने आप को बनाए हुए। ये तट रेखा जो है मतलब ये भारत की तट रेखा है। विश्व में टोटल कितनी तट रेखा, कितनी लंबी तट रेखा है, उसके 40% तट रेखा हिंद महासागर क्षेत्र में है। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत में अगर बात करें, भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? भारत का लगभग 95% व्यापार, अगर आप व्यापार की मात्रा के आधार पर बात करेंगे, अगर आप मूल्य के आधार पर बात करें तो लगभग 68% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। और भारत तो है ही पूरा इंडियन ओशन रीजन में, यानी इतना सारा व्यापार भारत का इंडियन ओशन रीजन से होता है। तो भारत का ऑलमोस्ट सारा का सारा व्यापार इस तरह से हो रहा है, तो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत के पास हिंद महासागर क्षेत्र में, आपको पता है ना, हम यूएन क्लोज के अंदर आधार रेखा का माप करते हैं, आधार रेखा के बाद में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, है ना। तो वो सारा भारत के पास इंडियन ओशन रीजन में लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं? इस क्षेत्र में भारत अपनी फिशरीज को, अपनी मत्स्यिकी को बढ़ावा दे सकता है। भारत इस क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है। इस क्षेत्र से भारत मरीन रिन्यूएबल एनर्जी के अवसर खोज सकता है। तो इतना बड़ा क्षेत्र भारत के अंडर आता है जहां पर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को क्या दे सकता है? बूस्ट कर सकता है। तो ये वाली बात एक बहुत बड़ी बात है, ब्लू इकोनॉमी इसे कहेंगे हम। इसके अलावा भारत की जो लगभग 12,000 किलोमीटर की, 12,000 तो ज्यादा बता दिया मैंने, 11,100 किलोमीटर की लंबी तट रेखा है। यहाँ पर भारत के 1300 से अधिक द्वीप भी हैं। तो इस क्षेत्र की सुरक्षा भी भारत के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडियन ओशन रीजन दोस्तों बार बार कह रहा हूं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अभी संवेदनशील क्यों बना हुआ है? अभी संवेदनशील, देखिए हमने भारत के संदर्भ में बात की, अगर आप विश्व के संदर्भ में बात करेंगे तो विश्व का 30% कंटेनर यातायात इसी क्षेत्र से गुजरता है। विश्व का 42% क्रूड ऑयल, कच्चा तेल इंडियन ओशन रीजन से होकर गुजरता है। तो अभी मुश्किल क्या बनी हुई है? आप देखते हैं इसी क्षेत्र में रेड सी आता है, रेड सी में इजराइल हमास युद्ध चल रहा है।
है ना। यमन में हुती विद्रोहियों के हमलों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है, ये इस क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य इसी में बना हुआ है। अमेरिका, ईरान, इजराइल, ईरान मुद्दा चल रहा है तो हॉर्मुज बंद पड़ा है भाई साहब, ठीक है। मलक्का जल संधि, इधर आप देखते हैं इंडोनेशिया की तरफ, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर वाले रीजन में, है ना। तो इधर आप देखेंगे तो विश्व के 22% समुद्री व्यापार का मार्ग है। अगर प्राकृतिक अवरोध और समुद्री डकैती का खतरा यहां पर बना हुआ है। हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में कौन कौन सी चुनौतियां आपके समक्ष हैं। तो वर्तमान में जो दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो तो क्या है? लाल सागर में इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, हॉर्मुज वाले रीजन में अमेरिका ईरान या इजराइल ईरान युद्ध चल रहा है, तो वहां पर मुसीबत बनी हुई है। मलक्का युद्ध के हिसाब से अभी तक शांत है, लेकिन मलक्का थोड़ा सकरा काफी है। मलक्का से लगभग 22% समुद्री व्यापार होता है, तो यहाँ पर प्राकृतिक और क्योंकि सकरा है ना ज्यादा, सिंगापुर से इंडोनेशिया वाला रीजन जो है वो सकरा बहुत है, तो वहां पर जहाजों के टकराने की संभावना हमेशा बनी रहती है ना। इस वाले रीजन में जहाजों के टकराने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा यहां पर समुद्री डकैती का खतरा भी बना रहता है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी मेरी टाइम की बात होती है इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी बात होती है समुद्री व्यापार की, कहीं की भी बात करें, अटलांटिक सागर की बात कर ले, अटलांटिक महासागर की, या इंडियन ओशन रीजन की बात कर ले, इंडो पैसिफिक की बात कर ले, या केवल पैसिफिक की बात कर ले, समुद्री डकैती, प्राकृतिक आपदाएं, है ना, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें मास्टर पॉइंट है जो कहीं पे भी घुसाई जा सकती है। समझ रहे हैं आप बात को? चुनौतियों में जब आपको चीजें याद नहीं आ रही हो तो ये चीजें हर जगह बनी हुई हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में देख लो, चाहे कहीं भी देख लो। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये वाली बातें तो आप लिख ही सकते हो, है कि नहीं? तो वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती है कि जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जो महाशक्तियां हैं, इस रीजन में अपने अपने द्वीपीय क्षेत्रों का सैन्यीकरण करती जा रही है ना, सैन्यीकरण करती जा रही है। यानी ये एक तरह से युद्ध स्थल में कहीं ना कहीं तब्दील होता जा रहा है, ठीक है। अमेरिका का डिएगो गार्सियो यहाँ पर सैन्य केंद्र बना हुआ है। फ्रांस का रियूनियन द्वीप है, मायोट द्वीप है, ये यहाँ पर आपको रणनीतिक उपस्थिति देखने को मिलती है। चाइना की जो पोर्ट डिप्लोमेसी है वो एग्रेसिव हो रही है, यहाँ पर 9 डैश लाइन वगैरह और वो सब आप बात करते हैं, पैसिफिक रीजन में है हालांकि वो, लेकिन चाइना की उपस्थिति तो बनी हुई है। चाइना लगातार कोशिश कर रहा है, श्रीलंका के माध्यम से अम्बनटोटा वगैरह में चाइना आने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो चाइना यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया अपनी रणनीतिक भूमिका को मजबूत करने के लिए कोकोस आइलैंड्स का सैन्य विकास कर रहा है। तो इन द्वीपों का सैन्यीकरण, आपको पॉइंट क्या बनाना है? आपको पॉइंट बनाना है कि हिंद महासागर क्षेत्र का क्या हो रहा है? सैन्यीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल में लिखोगे यूएसए के द्वारा डिएगो गार्सियो, फ्रांस के द्वारा रीयूनियन, चाइना के द्वारा हम्बनटोटा, है ना, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कोकोस, ये एग्जाम्पल्स में जाएंगे। समझ गए बात को? चलिए आगे चले। और कौन सी चुनौतियां हैं? बात हो गई समुद्री डकैती है, अवैध फिशरीज है, फिशिंग है यार, फिशरीज नहीं, अवैध फिशिंग है। इसके अलावा साइबर खतरे वगैरह, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट खतरा इस क्षेत्र से, देखिए हमारा जो इंटरनेट वगैरह की कनेक्टिविटी है वो सारी किससे होती है? वो सारी अंडर सी केबल से होती है, यानी समुद्र के नीचे केबल्स बिछाई हुई है। तो विश्व का 95% डेटा का संचार इसी तरह से होता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई मतलब में आतंकवादी तत्व, कोई गैर सामाजिक तत्व, हालांकि गैर सामाजिक तत्व देशों के पर्सपेक्टिव में ज्यादा ठीक टर्म नहीं है, लेकिन परेशान करने वाले तत्व अगर इन संचार केबलों को काट देंगे तो लंबे समय तक डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये खतरे बने हुए हैं, है ना। क्षति अगर पहुंची तो सैन्य संचार, वित्तीय लेन देन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स गंभीर रूप से क्या हो सकते हैं? बाधित हो सकते हैं। इंडियन ओशन रीजन के बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। भारत क्या कर रहा है इस क्षेत्र में अपने आप को या इस क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए? भारत ने एक पहल शुरू की थी, सागर पहल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
है ना, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। इसका क्या फोकस था? आतंकवाद, समुद्री डकैती, अवैध गतिविधियों जैसी क्षेत्रीय चुनौतियों का मुकाबला करना था। भारत अब कन्वर्ट हो गया है, अब ट्रांसफर हो गया है सागर से महासागर पहल की तरफ। अब क्या कर रहा है भारत? इनसे भी क्षेत्र के आगे जाकर भी और अपनी सुरक्षा के दायरे में विस्तार कर रहा है। मेरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। क्षेत्र में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति सागर के दायरे में विस्तार किया गया है। इंडियन ओशन रीजन से बाहर के क्षेत्रों में भी सुरक्षा, विकास और प्रगति के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित इसमें किया गया है। तो भारत क्या कर रहा है, ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा समुद्री डोमेन जागरूकता पर काम किया जा रहा है। आसपास के सभी महत्वपूर्ण देशों से, केंद्रों से सूचना इकट्ठा की जाती है और उसके माध्यम से रियल टाइम निगरानी को सुनिश्चित किया जाता है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इसको कहा जाता है। मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है ना, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, हिंद प्रशांत महासागर पहल, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन वगैरह इतनी सारी क्या की जा रही है, इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं ताकि इस रीजन की सुरक्षा और आर्थिक महत्व को सुनिश्चित किया जा सके। IONS हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है ना, 2025 में भारत ने इसकी अध्यक्षता भी की। तो ये सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में सैन्य सहयोग के दृष्टिकोण से कुछ सैन्य अभ्यास भी चलाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट है ना, अफ्रीका भारत के बीच में आईकीमी करके ये सैनिक सहयोग चलता है, दोस्ती चलता है, मिलान सैन्य अभ्यास होता है, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाते हैं ये आपस में इस क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए। भारत इस क्षेत्र में हमेशा किसी भी आपदा की स्थिति में, चाहे वो आपदा मानव निर्मित हो चाहे वो आपदा प्राकृतिक हो, भारत इस क्षेत्र में हमेशा प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में उपस्थित रहा है ना। ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था जब श्रीलंका में दिरिथा चक्रवात आया था, और हॉर्मुज जलडमरू मध्य जब बंद हुआ, वहां पर जब सुरक्षा के दृष्टिकोण से इश्यूज देखे गए तो भारत ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया था शिपमेंट को सुरक्षा देने के लिए। अभी आगे हम इस तरह का एक और ऑपरेशन देखने वाले हैं। तो भारत इस तरह का प्रथम प्रतिक्रिया करता यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और क्या किया जा सकता है, भविष्य की रणनीति या आगे की राह में और क्या आ सकता है ना। तो क्वाड का एकीकरण किया जा सकता है इस क्षेत्र में। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इन सब के माध्यम से सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है। भारत अपनी क्षमता में बढ़ावा कर सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप का अग्रिम संचालन आधार के रूप में विकास किया जा सकता है। मलक्का जलडमरू मध्य की ओर जाने वाले मार्गों की एक्टिव निगरानी की जा सकती है ताकि वहां पर जो समस्याएं हैं, जो समुद्री डकैती या प्राकृतिक टकराव की जो बातें हैं, क्योंकि सकरा है वो रीजन, तो वहां पर निगरानी अगर रखेंगे तो ज्यादा बेटर हम उसे क्या कर पाएंगे, संचालित कर पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे। ग्रे जोन और गवर्नेंस में आपको क्या करना है, तालमेल, मतलब ग्रे जोन को हमें खत्म करना है, लगभग गवर्नेंस बेहतर करनी है। ग्रे जोन युद्ध क्या होता है, जब डायरेक्ट युद्ध भी नहीं हो रहा लेकिन शांति भी बनाए नहीं रखी जा रही, कहीं पर कोई साइबर अटैक करवा रहा है, ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है, कहीं पर कुछ और हो रहा है। तो ये सारी चीजों को कम से कम करके और प्रतिस्पर्धा, पारंपरिक युद्ध के बीच शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए नौसेना को तैयार किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन के समुद्री कानून समझौते के अनुपालन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें आप इसकी आगे की राह में लिख सकते हो। आई होप मैंने ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। अब थोड़ा सा टाइम और लगेगा, हमारी कुछ शॉर्ट न्यूज है। निष्कर्ष की अगर बात करें तो भारत की विदेश नीति अब केवल रिएक्टिव नहीं है। हिमालय के पहाड़ों से लेकर हिंद महासागर की गहराई तक भारत सामूहिक सुरक्षा और साझा समृद्धि के सिद्धांत पर आधारित एक सक्रिय रणनीतिकार के रूप में क्या हो रहा है, स्थापित हो रहा है। राइट, तो ये निष्कर्ष है, ये हमारे पॉइंट है। अब कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की बात कर लेते हैं, न्यूज इन शॉर्ट की बात कर लेते हैं। क्या है, देखिए
वैश्विक स्तर पर जिस तरह की अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना, ग्लोबल अनिश्चितता बनी हुई है, उसके लिए आपको क्षेत्रीय सहयोग, क्या लिख रहा हूं यार, क्षेत्रीय सहयोग करना एक आवश्यक पक्ष बन गया है। क्षेत्रीय सहयोग का मतलब यह हुआ कि साउथ एशिया की अगर बात करें तो भारत और साउथ एशिया के दूसरे देश मिलकर एक संगठन का निर्माण करें और फिर वो अपने क्षेत्र की सुरक्षा, व्यापारिक सुरक्षा, इन सब के लिए काम करें। और इसके लिए एक मॉडल, एक एग्जाम्पल है आसियान। आसियान की स्थापना दोस्तों 1967 में हुई थी, जब एशिया में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था उसके बाद। और आसियान ने 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर काम किया। उनमें से पहला था कि मूल सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध बने रहना, है ना, अपनी विविधता के बावजूद लगभग 60 वर्षों से एक अत्यंत मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में आसियान एस्टैब्लिश्ड है, बना हुआ है। पारस्परिक सहायता करना और विश्वास करना, पुराने मतभेदों को भूलो। हो सकता है ये इंडिया पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल, एक पॉइंट हो कि पुराने मतभेदों को भूलो और एक साथ अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काम करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल 2025 में आसियान में तिमोर लेस्ते शामिल हुआ। इसका इंडोनेशिया से बड़ा लंबा संघर्ष रहा है, बड़ा लंबा क्या रहा, विवाद रहा है। लेकिन जब तिमोर लेस्ते पूर्व ईस्ट तिमोर जब यहाँ पर आसियान में शामिल होने के लिए इसने अप्लाई किया तो इंडोनेशिया ने उसका समर्थन किया कि बिल्कुल आपको भी डेवलप होने की क्या है, पूरी स्वतंत्रता है, आप भी अपने लिए काम कीजिए। इसके अलावा व्यापक एकीकरण रहे। छोटे देशों के सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण ये बना हुआ है डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जिसका उद्देश्य पूरे आसियान में तीव्र डिजिटल परिवर्तन लाना है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे देश अपने क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं, ये वाली बात कही हुई है। जब आप क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण करते हैं तो उसके लाभ क्या होते हैं? आपके क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता स्थापित होती है, राइट। जब एशियाई वित्तीय संकट आया उसके बाद में CMIM की स्थापना हुई और बाद में यहाँ पे फिर आसियान और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया को एक मजबूत सुरक्षा कवर प्रदान किया गया मिला, है ना। आपके बाजारों और आपके संसाधनों का विस्तार होता है, आप अपने संसाधनों का बेहतर और इष्टतम आवंटन कर पाते हैं, तीव्र आर्थिक विकास आप सुनिश्चित कर पाते हैं जब आप क्षेत्रीय एकीकरण को बनाए रखते हैं। देशों के बीच असमानता में कमी आती है, व्यापार, पूंजी और श्रम का आसान आवागमन सुनिश्चित होता है, अल्प विकसित देश तेजी से विकास कर पाते हैं और विकसित देशों के साथ में अंतर उनका क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा आप शेष विश्व के साथ में, फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने रीजन में एक क्षेत्रीय संगठन बना लेते हैं, एकीकरण कर लेते हैं, अब आपको UN में क्या करना है, UN में आपको बार्गेनिंग करनी है, तो आप एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में UN में ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, ज्यादा मजबूत तरीके से अपनी बात रख पाएंगे, राइट। तो आप सामूहिक सौदेबाजी कर पाने में सक्षम होते हैं। ये सारे फायदे हैं जब आप क्षेत्रीय एकीकरण को अपनाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा भारत और रूस के बीच में रीलॉस समझौता हुआ है। रीलॉस क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। देखिए, एक तरह से सैन्य समझौता होता है लगभग, हालांकि इसमें केवल सैन्य समझौता ही नहीं बल्कि लॉजिस्टिक और मानवीय मिशन वगैरह को भी शामिल किया गया है। क्या है कि भारत के कोई पोत या कोई आर्म्ड फोर्सेस वगैरह किसी रीजन में अगर गश्त कर रही हैं, कहीं पर जा रही हैं, कोई मिशन कर रही हैं और रास्ते में उन्हें जरूरत पड़ी किसी चीज की और वहां पर रशिया का कोई सेंटर है या रूस के आसपास वो है, तो वो रूस के वस्तुओं को, रूस के मिशंस को क्या कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं। ये इस तरह का एक क्या है, समझौता है। भारत और रूस के बीच में बहुप्रतीक्षित लॉजिस्टिक समझौता लागू हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई सुविधाओं का पारस्परिक उपयोग कर पाएंगे। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई सुविधाओं का यूज कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, भारत को क्या चाहिए? भारत को चाइना के साथ में कोई स्ट्राइक करनी है, राइट।
और भारत की स्थिति बहुत दूर है, तो भारत क्या करेगा, रशिया के किसी सैन्य हवाई अड्डे पर या सैन्य अड्डे पर जाकर वो स्ट्राइक कर पाएगा। समझ रहे हो, ये वाली बात है सारी। रणनीतिक बढ़त मिलेगी, इससे भारत के लिए अत्यधिक रणनीतिक आर्कटिक क्षेत्र तक पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। केवल युद्धपोत नहीं बल्कि लॉजिस्टिक सहायता, संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण और मानवीय मिशन भी इस समझौते में शामिल किए गए हैं। तो बड़ा समझौता है, 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू हुआ है। 3000 सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी, तैनाती की जाएगी, 5 युद्धपोतों और 10 विमानों की तैनाती की जाएगी, है ना। इसका महत्व क्या है, वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच भारत और रूस रक्षा सहयोग और समन्वय को मजबूती मिलेगी। भारत के पास मौजूद रूसी मूल के हथियारों के लिए निरंतर रसद और स्पेयर पार्ट्स मिलना सुनिश्चित होगा। तो हम जो रशिया के हथियार मंगवा रहे हैं उन हथियारों के लॉजिस्टिक और स्पेयर पार्ट वगैरह भी हमें अब मिलते रहेंगे। ठीक है, ये तीसरा एक टॉपिक है। भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच में विकास भागीदारी कोष की स्थापना की गई थी 2017 में। तो अभी उसकी समीक्षा की गई है कि भाई ये कोष क्या कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, राइट। तो 2017 में स्थापना की गई थी भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष, है ना, UNDPF, डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। जब 2017 में स्थापना की गई तो $150 मिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ में भारत सरकार ने इसका नेतृत्व किया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका विजन क्या है, क्या करना चाहता है ये कोष। ये कोष ग्लोबल साउथ के देशों के स्वयं के स्वामित्व और नेतृत्व वाली मांग संचालित परियोजनाओं का पूर्ण समर्थन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल साउथ का मतलब वही हुआ कि भारत के आसपास ये जो गरीब देश हैं, है ना, फॉर एग्जांपल स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हो गए या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हो गए, उनमें से LCDs और SIDS के बारे में बात करते हैं ना, तो उनमें से अगर कोई देश ये चाहता है कि यार हमें कुछ परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए चलानी है और उन्हें फंड चाहिए, तो ये फंड उनको वहां से मिल जाएगा। सीधी सी बात आप ये समझिए। इसका उद्देश्य क्या है, ग्लोबल साउथ के देशों को सतत विकास लक्ष्यों और साझा समृद्धि प्राप्त करने में सहायता करना, उनको भी SDGs को प्राप्त करने में सहायता देना है। कैसे काम करता है, मतलब मेन फोकस इसका कहां पर है, अल्प विकसित देशों पर और लघु द्वीपीय विकासशील देशों पर है। काम कैसे करता है, इस पूरे कोष का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग कार्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लागू कौन करता है, जमीनी स्तर पर परियोजनाओं को लागू करने का कार्य भागीदार सरकारों और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा मिलकर किया जाता है। ये वाली बात आपको समझनी है। हो सकता है आपको यहाँ पर मेरे पीछे ये सेकंड स्टेप नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन इस सेशन के बाद में जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है GS Decode बाय शकील सर, है ना। लेकिन आपको अगर लिंक चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अभी भारत ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया, हमने वहां पे बात भी कर ली। क्यों चलाया, देखो भारत आने वाले जीवन रक्षक और अति महत्वपूर्ण एनर्जी शिपमेंट को रास्ता दिलाने के लिए, हॉर्मुज वाला सारा मुद्दा आपको समझ आ गया ना। हालांकि अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं उन घटनाओं से, लेकिन अप्रैल में भारत ने यह क्या किया था, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया था भारतीय नौसेना के द्वारा, ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो तनाव के कारण अवरुद्ध उत्पन्न हुआ वहां पर भारतीय शिपमेंट्स को रास्ता दिलाया जा सके। ये इस वजह से था, बस इतना ही ध्यान रखिए, बहुत है इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर बात करें कि ईरान और इजराइल का या ईरान और अमेरिका का जो ये युद्ध चल रहा है, इससे एग्रीकल्चर पर क्या असर पड़ रहा है ना। तो देखो मिडिल ईस्ट अपने आप में, मिडिल ईस्ट केवल क्रूड ऑयल का ही हब नहीं है। मिडिल ईस्ट अपने आप में अमोनिया, यूरिया, फॉस्फेट और सल्फर की भी क्या करता है,
वैश्विक सप्लाई करता है, और हॉर्मुज में दिक्कतें होने से ये सप्लाई चेन क्या हो चुकी है भाई साहब, ये हो चुकी है बाधित। अब आपके पास उर्वरक नहीं आ रहे हैं, उर्वरक नहीं आ रहे हैं, डिमांड बनी हुई है, तो डिमांड बनी हुई है, सप्लाई अवरुद्ध हो गई है, तो क्या होगा, मांग बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है, क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी सर। अगर उर्वरकों की कीमत बढ़ गई, उर्वरकों की कीमत बढ़ गई, तो क्या एग्रीकल्चर की लागत नहीं बढ़ जाएगी? अगर लागत ही बढ़ गई तो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वो महंगा नहीं हो जाएगा? तो ओवरऑल इससे खाद्य मुद्रास्फीति भी बनने वाली है। बस सिंपल सी बात यही है, इससे खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो कि एक बड़ा संकट और होने वाला है। सारी बात यह है, इन स्लाइड्स को आप देखेंगे तो यही सारी बात है। सप्लाई कट हो गई, हॉर्मुज ब्लॉकेड के कारण मुख्य उर्वरकों की आपूर्ति रुक गई है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, उनकी कीमतों में वृद्धि होगी तो उनकी लागत में वृद्धि होगी, और इवेंचुअली वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और इससे खाद्य सुरक्षा पर क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा, खाद्य सुरक्षा पर संकट आ जाएगा। बस ठीक है, तो इस वॉर को आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, सारी जगह जोड़ेगा। आगे देखें अगला टॉपिक। अब कुछ टॉपिक वो हैं जहां पर जो संघर्ष में रहे क्षेत्र हैं, संघर्षरत क्षेत्र, उनके बारे में बात की हुई है। पहला है लाल सागर। लाल सागर, ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के जवाब में लाल सागर के माध्यम से व्यापार को रोकने की धमकी दी है। ये आपका लाल सागर है, इसकी अवस्थिति देखिए, इधर सऊदी अरब वगैरह आपको देखने को मिलेगा, यहाँ सीरिया, ये तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भूमध्य सागर में। यहाँ स्वेज नहर के माध्यम से ये भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। मिस्र आपको यहाँ देखने को मिलता है, सूडान आपको देखने को मिलेगा, इरिट्रिया आपको इसकी बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। यहाँ बाब अल मंडेब शायद मेरे पीछे आपको नजर आए, और फिर बाब अल मंडेब से आप निकलेंगे तो आगे अदन की खाड़ी आपको देखने को मिल जाती है ना। तो इसकी थोड़ी सी मैपिंग आपको देखना जरूरी है, मैपिंग के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी तो बहुत कुछ खास नहीं है ना। बाकी तो ये पता हो कि ये एक फ्योर्ड है, फ्योर्ड का सीमांत समुद्र है। फ्योर्ड क्या होता है, यह जल का एक लंबा, गहरा और संकरा निकाय है जो अंतर्देशीय क्षेत्रों तक काफी अंदर तक फैला होता है ना। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है और इसमें नदियों से जल प्रवेश नहीं करता। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, स्टेटमेंट बनेगा तो यहां से बनने की संभावना बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि इन चीजों में भाई जब आप सागर की बात कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि बारिश बहुत होती होगी या कोई नदियां आकर यहाँ मिलती होगी, तो ना तो नदियों से जल आ रहा है और बहुत ज्यादा बारिश भी इस क्षेत्र में नहीं होती। बाब अल मंडेब के माध्यम से ये अदन की खाड़ी से जुड़ता है, स्वेज कैनाल के माध्यम से ये भूमध्य सागर से जुड़ता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ये इसका मैप है, मैप देख लेंगे आप, अकाबा की खाड़ी और इजराइल और जॉर्डन वगैरह का यहाँ पर वो है। सेकंड है केशम द्वीप। केशम द्वीप ईरान का और फारस की खाड़ी का, पर्शियन गल्फ का सबसे बड़ा द्वीप है। पर्शियन गल्फ यहाँ पर थी, देखो ये फारस की खाड़ी है ना। ईरान यहाँ पर आपको नजर आएगा और हॉर्मुज आपको यहाँ पे आगे नजर आएगी। तो लाल सागर के पूर्व में आपको फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी, सीधी सी बात यह है। तो केशम द्वीप क्या है, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है, बंदर अब्बास के पास में स्थित है। खुरान जलडमरू मध्य द्वारा ईरान की मुख्य भूमि से ये अलग होता है। ये तीनों पॉइंट अपने आप में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए हम पढ़ रहे हैं अप्रैल 2026 का, हमारा एग्जाम होगा मई 2027 में। तब तक हो सकता है आप इस चीज को भूल जाओ और आपके गुमान में भी नहीं रहे कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट थी क्या। फिर एग्जाम में पूछा जाएगा तो लगेगा कि ऐसा कुछ पूछ लिया जो पढ़ा नहीं था, है ना। तो ध्यान देके जाओ। हालांकि हम एग्जाम के नजदीक इन सबको वापस से रिवाइज करने वाले हैं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मार्च की शुरुआत में हुए हमले के बाद यहाँ का विलवणीकरण संयंत्र संचालन में नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के अत्यंत निकट में यह स्थित है और वैश्विक तेल शिपिंग मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है और ईरान को समुद्री यातायात पर रणनीतिक लाभ भी प्रदान करता है, इसलिए यह अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उस्त लुगा बंदरगाह कहां पर है, रूस में है।
ये आपको देखने को मिलेगा। रूस का प्रमुख बंदरगाह है जो बाल्टिक सागर की फिनलैंड की खाड़ी में अवस्थित है। बस इतना ही ध्यान रखना है ना, फिनलैंड की खाड़ी है, फिनलैंड की खाड़ी है। सागर की बात करेगा तो बाल्टिक सागर है, ठीक है। अधिकार किसका है? रूस का, रूस के पास, रूस का बंदरगाह है। रूस के और बंदरगाहों की बात करें तो पैसिफिक रीजन में व्लादिवोस्तोक है। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में मरमंस्क बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब बर्फ जम जाती है तो भी वहां पर ये चालू रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक समुद्री धारा, शायद गल्फ, कौन सी है यार वो, गल्फ ओशन करंट है ना, गल्फ स्ट्रीम की वजह से ये चालू रहता है। ये अपने आप में उस तरह से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रिमोर्स्क और कलिनिनग्राद बाल्टिक क्षेत्र में है, और सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप में पहुंचने के लिए जरूरी है। ये रूस के और दूसरे प्रमुख बंदरगाह हैं। ये बंदरगाह आपको उस्त-लुगा बंदरगाह रूस में आपको देखने को मिलेगा, फिनलैंड की खाड़ी, बाल्टिक सागर, राइट। आगे आप देखोगे तो स्कारबोरो शेल दक्षिणी चीन सागर में है, और यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा 9 डैश लाइन के अंदर है। इसको थोड़ा सा अगर मैं करूं, 9 डैश लाइन के अंदर आपको स्कारबोरो शोल देखने को मिलेगा। चीन द्वारा विवादित दक्षिणी चीन सागर में इस शोल को अवरुद्ध करने के लिए जहाजों और बाधाओं की तैनाती की गई है। मतलब चीन क्या कर रहा है, फिलीपींस कह रहा है कि मेरा है और चीन कह रहा है कि मेरा है, तो चीन अड़ंगा अड़ा रहा है कि यार मेरा है ना। अपने शिप्स वगैरह तैनात कर दिए और दूसरे जहाज वगैरह तैनात कर दिए, वो सारी बात है। हाँ, मुद्दा किन किन के बीच में है? चीन और फिलीपींस, बस ये ध्यान रखिए, चीन और फिलीपींस, ठीक है। प्रमुख समुद्री मार्गों पर स्थित है, समृद्ध मत्स्य क्षेत्र है और अन्य संसाधनों से भरपूर ये वाला पूरा क्षेत्र है। इसके अलावा आपको पार्सेल द्वीप दिखेगा, स्प्रेटली दिखेगा, पार्सेल आपको देखने को मिलेगा। पार्सेल की आप बात करेंगे तो पार्सेल वियतनाम और ताइवान के बीच में विवादित है, वियतनाम और ताइवान के बीच में विवादित है। और स्प्रेटली की अगर आप बात करोगे तो स्प्रेटली भी बहुत सारे देशों के बीच में विवादित है, चीन, वियतनाम, फिलीपींस, है ना, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान, ये सारे इस पर क्या करते हैं, अपना अधिकार दावा ठोकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर मलक्का जलडमरू मध्य को हमने ऑलरेडी पहले देख लिया है, कवर कर लिया है। वहां पर मलक्का की समस्याएं, होर्मुज क्योंकि अभी खतरे में है तो मलक्का पर लोगों का ध्यान गया है। ये वाला रीजन अत्यधिक सकरा है ना। अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, और इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये इसके तटीय देशों में शामिल है। विश्व का लगभग 22% समुद्री व्यापार का पारगमन बिंदु है। इसे सबसे बड़े तेल पारगमन चौक पॉइंट माना जाता है। सबसे बड़ा तेल पारगमन चौक पॉइंट इसे माना जाता है। पूर्वी एशिया से मध्य पूर्व और यूरोप तक का सबसे छोटा समुद्री मार्ग, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पूर्वी एशिया से मध्य पूर्व और यूरोप तक का सबसे छोटा समुद्री मार्ग आपको मलक्का स्ट्रेट से होकर ही लेकर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कमजोरियां क्या है? सबसे सकरा बिंदु है सिंगापुर जलसंधि वाला रीजन, फिलिप्स चैनल उसको कहा जाता है। इसकी वजह से प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न होता है ना, तो जहाजों के टकराने की और तेल रिसाव की चिंता यहाँ पर बनी रहती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे क्षेत्रों की गहराई अपेक्षाकृत क्या है, कम है। जब गहराई कम है तो ज्यादा बड़े जहाज वहां पर फंस सकते हैं, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। तो उनकी भी समस्या बनी रहती है कि अगर ज्यादा बड़ा जहाज आ गया तो वहां फंस जाएगा। इसके अलावा समुद्री डकैती और हमलों का खतरा, हमने पहले पायरेसी वगैरह की बात हमने पहले कर ली है। कैनरी आइलैंड क्या है? कैनरी आइलैंड स्पेन में है, अटलांटिक महासागर में है। हाल ही में INS सुदर्शनी ने कैनरी द्वीप समूह के लास पाल्मास की अपनी ऐतिहासिक पहली यात्रा की। भारत का जहाज है INS सुदर्शनी। तो आप होमवर्क में एक काम ये कर सकते हैं कि INS सुदर्शनी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने अपने नोट्स में से शामिल कर लिया है, जब मैं चीजों को कवर करूंगा, पेरिफेरल चीजों को जब कवर करूंगा तो INS सुदर्शनी को भी मैं वहां पर पहले से तैयार करूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन वो थोड़ा लेट होगा। आप लोगों की अभी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बार अभी जाकर पढ़ लें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बेहतर होता रहे, तैयार होता रहे, है ना। यह किसी भी भारतीय नौसैनिक पोत द्वारा इस क्षेत्र में की गई पहली यात्रा है।
यह यात्रा भारतीय नौसेना की ट्रांस अटलांटिक तैनाती के दौरान एक प्रमुख रणनीतिक पड़ाव था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कैनरी आइलैंड की अगर आप बात करेंगे तो राजनीतिक स्थिति में स्पेन का एक ऑटोनोमस रीजन है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट से मात्र 100 किलोमीटर दूर ये है। इसके अब क्योंकि ये आइलैंड है, मतलब एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो इसके टेनेरिफ और ग्रैन कैनेरिया इसके इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। माउंट टाइड जो स्पेन की सबसे ऊंची चोटी है वो यहीं पर अवस्थित है। यह एक ज्वालामुखी आइलैंड है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो कैनरी आइलैंड हमने आपको समझा दिया, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज के इस सेशन का लास्ट टॉपिक पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना, भारत और भूटान के पास में है ना। भारत पड़ोस फर्स्ट की नीति है। हाल ही में भारत और भूटान ने पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना की टेरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कौन सी नदी पर स्थित होगा? पुनात सांगचू नदी, भूटान में 1020 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना होगी। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, यानी नदी बह रही है और उस बहाव के माध्यम से ही आप एनर्जी क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं। अर्थात बड़े बांधों को बनाए बिना नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके आप क्या करते हैं? एनर्जी जनरेट करते हैं, राइट। तो पुनात सांगचू नदी प्रणाली के बारे में आपको ध्यान रखना है। दो नदियां मिलती है, फोचू नदी और मोचू नदी। इन दोनों का जब संगम होता है तो पुनात मांगचू नदी का निर्माण होता है। पुनात सांगचू, सांगचू नॉट मांगचू, है ना। यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। भारत में क्या प्रवेश करती है? यस सर, भारत में प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों से, और लास्ट में यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरी नदी प्रणाली हमने पढ़ ली, इस परियोजना के बारे में हमने पढ़ लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हमने पढ़ी, लाल सागर, केशमद्वीप, उस्तलुगा बंदरगाह, स्कारबोरो शोल, मलक्का, कैनरी आइलैंड, इन सब के बारे में एक शॉर्ट समरी यहाँ पर दी हुई है। ये हमारा आज का सेशन था। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, है ना। आपके कोई सजेशन हो, क्या लिख देता हूं यार, आपके कोई सजेशंस हो अगर कि सर सेशन को और बेहतर बड़ा किस तरह से किया जा सकता है, वो आप कह सकते हैं। आप अप्रिशिएट कीजिए कमेंट सेक्शन में इस सेशन को अगर आपको समझ में आया हो, और इसके नोट्स जरूर बनाते रहिए, है ना। अगला जो करंट अफेयर का सेशन होगा उसमें इकोनॉमी के जितने भी करंट अफेयर होंगे अप्रैल 2026 के, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। वो सेशन अपने आप में थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि इकोनॉमी के नंबर ऑफ न्यूज टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, तो उनको कवर करेंगे। हो सकेगा तो एक टॉपिक में कर देंगे, वरना 2 में कर देंगे, कोई इशू नहीं है ना। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आपने सेशन को पूरा देखा है तो आपका धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। और हमारी और जो सीरीज चल रही है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक हम MCQ सीरीज चला रहे हैं जिसमें 2027 के प्रीलिम से पहले हमें लगभग 15,000 MCQs कवर करने हैं, ठीक है। और इन 15,000 MCQs को हमने 3 फेज में बांटा है। पहला फेज है NCERT सारी की सारी कवर करेंगे। आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, आपकी रीडिंग भी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर हम PYQs पर जाएंगे और PYQs के बाद हम मॉक टेस्ट एनालिसिस पर जाएंगे। तो इस तरह से हम 15,000 MCQ कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन सब इंफॉर्मेशन के लिए, किस वक्त हमारा सेशन होता है, कब हम शेड्यूल करते हैं, इन सब के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए इस सेशन को यहीं पे रखते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने सजेशंस देना, दोस्तों में शेयर करना, और अपना ख्याल रखिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।